नमस्कार मित्रों, काफी सारे सवाल है जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं। कमेंट बॉक्सेस में मैं काफी सारे सवाल देखता रहता हूँ, इसके लिए सोचा कि आज उनमें से एक सवाल ले ही लूं। आज का सवाल है, क्या ऐतिहासिक रूप से यह सही है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी? जयचंद, ये नाम सुनते ही सबके मन में एक देशद्रोह की छवि उभर आती है। जयचंद नाम को गद्दारों का पर्यायवाची बना दिया गया है। जयचंद पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने निजी शत्रुता के चलते पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए गौरी को आमंत्रित किया था और गौरी की सहायता की थी। इस घटना का कोई भी प्रमाण इतिहासकार नहीं दे पाए हैं जिन्होंने जयचंद की गद्दारी का इतिहास लिखा था। कई इतिहासकार तो पृथ्वीराज नाम का कोई राजा होने का भी खंडन करते हैं। जयचंद के संयोगिता नाम की पुत्री होने का भी खंडन करते हैं। ऐसे में जब संयोगिता नाम की पुत्री नहीं, जब पृथ्वीराज नाम का राजा नहीं, तो जयचंद और पृथ्वीराज में वैमनस्य कैसा? अब वो चौहान को नहीं मानते, जब वो संयोगिता को नहीं मानते, तो फिर पृथ्वीराज रासों में वर्णित जयचंद के अस्तित्व को क्यों मान लेते हैं? गौरी के अस्तित्व को क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो इनके हिंदू विरोधी एजेंडा को सूट करता है। मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान अकेला ही लड़ा था। उस समय की क्या राजनीति रही होगी कि जयचंद की तरह और भी हिंदू राजाओं ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया? अगर जयचंद ने गद्दारी की होती तो उसकी गद्दारी का एक भी प्रमाण होता तो ये लंपट इतिहासकार जो सदैव भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, उस एक ही प्रमाण का ढिंडोरा दिन रात पीटते रहते। लेकिन प्राचीन इतिहास में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिनके आधार पर जयचंद को गद्दार ठहराया जा सके। मैं समझ सकता हूं कि आपको मेरी कही गई बातें अटपटी लग रही होगी, क्योंकि हमारे मन में जयचंद के प्रति इतनी घृणा भर दी गई है कि जयचंद के पक्ष में बोली गई किसी भी बात को मानने से आपका मन इनकार करता है। जयचंद, गौरी और पृथ्वीराज के इस प्रकरण को इतना विख्यात कर दिया गया है कि आज कोई भी इन घटनाओं का साक्ष्य नहीं मांगता, जबकि जयचंद द्वारा देशद्रोह के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रसिद्ध साहित्य लेखक आनंद शर्मा की एक पुस्तक है अमृतपुत्र। इस पुस्तक में जयचंद पर किए अपने शोध का वर्णन करते हुए लिखा है कि देशद्रोही होने का कोई साक्ष्य उन्हें नहीं मिला है। यह बात अवश्य सच हो सकती है कि राजा जयचंद ने अपनी शत्रुता के चलते दिल्ली अजमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान की गौरी के साथ युद्ध के समय कोई सहायता नहीं की थी। अपनी ही बात में आनंद शर्मा आगे लिखते हैं कि किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में संयोगिता पृथ्वीराज का उल्लेख नहीं मिला। जयचंद्र के संयोगिता नाम की कोई पुत्री का भी उल्लेख नहीं मिला। ऐसे में उसका स्वयंवर आयोजित होने और संयोगिता हरण के कारण कन्नौज दिल्ली की सेनाओं में युद्ध होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। सत्य जानने के प्रयास में जयचंद का तो जैसे कायाकल्प ही होने लगा है। वे देशद्रोही के स्थान पर धर्मपरायण और देशभक्त राजा सिद्ध हो रहे थे। संयोगिता प्रकरण न होने के कारण उनके द्वारा शहाबुद्दीन गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने का कारण भी नहीं रह जाता है। कन्नौज का इतिहास खंगालने पर भी जयचंद और शहाबुद्दीन गौरी संधि का एक भी प्रमाण नहीं मिला। बस जयचंद और पृथ्वीराज के बीच मनमुटाव की बात सामने आई थी। दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर की दो पुत्रियां थीं। इनमें चंद्रकांति बड़ी व कीर्तिमालिनी छोटी थी। चंद्रकांति ने जयचंद्र को जन्म दिया, कीर्तिमालिनी ने पृथ्वीराज को जन्म दिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि पृथ्वीराज और जयचंद मौसेरे भाई थे। पुत्रहीन राजा अनंगपाल ने अपनी छोटी पुत्री के पुत्र पृथ्वीराज को गोद लेकर दिल्ली का राज्य सौंप दिया था, जबकि जयचंद न केवल अनंगपाल की ज्येष्ठ पुत्री का पुत्र था, अपितु आयु और अपने राज्य के कारण भी पृथ्वीराज से हर तरह से बड़ा था। और यही था जयचंद्र और पृथ्वीराज के आपसी मनमुटाव का कारण। यह सच है कि सन 1191 में शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के बीच हुए तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था, लेकिन इसका कारण यह था कि अपने वैमनस्य के चलते और अपनी सैन्य शक्ति के प्रति आश्वस्त होने के कारण
पृथ्वीराज ने कन्नौज नरेश को युद्ध का निमंत्रण ही नहीं भेजा, जबकि जयचंद से भी छोटे छोटे राजाओं तक को उन्होंने सैन्य सहायता के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में कन्नौज नरेश बिन बुलाए आगे बढ़कर सहायता करने क्यों जाते? सन 1193 के द्वितीय तराइन युद्ध के समय भी यही हुआ। निमंत्रण नहीं मिलने से जयचंद इस बार भी युद्ध से तटस्थ रहे। इस युद्ध में 26 वर्षीय पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मार दिया गया। शहाबुद्दीन गोरी का दिल्ली से अजमेर तक के विशाल क्षेत्र का अधिकार हो गया। अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सूबा सौंपकर वो गजनी लौट आया। जबकि पृथ्वीराज पर आक्रमण में यदि जयचंद्र के सहायक होने की स्थिति होती तो जयचंद्र दिल्ली और अजमेर का सूबा अपने कब्जे में लेते। आखिर पृथ्वीराज पर हमला करने का मकसद भी तो दिल्ली का मयूरासन ही था। अगले वर्ष गौरी लौट आया और फिर उसने जयचंद्र को भी परास्त कर दिया। तराई के दोनों युद्धों में जयचंद्र द्वारा शहाबुद्दीन को किसी मामूली सहायता प्रदान करने का उल्लेख भी किसी भी इतिहास में नहीं मिलता है। तो फिर गौरी और जयचंद्र की संधि की बात ये कहानियां कहां से फैल कर आती हैं? ये सारी कहानियां चंद्रबरदाई रचित पृथ्वीराज रासों में लिखी गई है। इस काव्य में चंद्रबरदाई ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिया था। उनके रासों में ही सहयोगिता का वर्णन मिलता है और तराइन के युद्ध में मारे गए पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाणों के द्वारा गोरी के मारे जाने का वर्णन मिलता है। जबकि गोरी तराइन युद्ध के 10 वर्षों के बाद सन 1205-1206 में झेलम नदी के समीप एक शत्रु कबीले के द्वारा घात लगाकर किए हमले में मारा गया था। स्मिथ ने भी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यही लिखा था। इतिहास के सभी विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक माना है। चंद्रबरदाई ने इस तरह से इतिहास को अपभ्रंशित क्यों किया है, इसका क्या कारण था हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन पृथ्वीराज रासों की कथाएं तो जन जन में प्रचारित हो गई। एक धर्मपरायण राजा देशद्रोही के रूप में सामान्य जन की घृणा का पात्र बन गया। तो मित्रों, आशा करता हूं कि जयचंद्र क्या देशद्रोही था? इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो इतिहास को लेकर तो उसे भी अवश्य पूछे। कमेंट बॉक्स में देखकर मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा जिनकी मुझे जानकारी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।